हाय दोस्तों, कैफल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब क्या है। दोस्तों, किसी भी वाक्य में कुछ होने या घटने की क्रिया को वर्ब कहते हैं। जैसे वह घर जाता है, यहां जाना वर्ब हो गया। राम सो रहा है, यहां सोना वर्ब हो गया। अर्थात उस वाक्य में जो कुछ हो रहा है उसे ही वर्ब कहते हैं। अब देखिए, वर्ब के फंक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो मुख्य क्रिया हो और हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह घर जा रहा है, यहां जाना मेन वर्ब है और उसके साथ इज लगा हुआ है जो हेल्पिंग वर्ब है। तो इसे क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग होम। यहां गोइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। तो दोस्तों, एक होगा मेन वर्ब, दूसरा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स, तीसरा सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल्स। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब ये देखिए कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है। तो उसमें आता है टू बी, टू डू, टू हैव। मॉडल्स के अंदर क्या क्या आते हैं? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, इज टू, इटीसी। सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स में क्या क्या आते हैं? तो नीड और डेयर आते हैं। दोस्तों, अब हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो ये चर्चा करने से पहले मैं कुछ सेंटेंस आपको बताता हूं, जिसे आप अपने मन से उसे हिंदी में अनुवाद कीजिए और ये देखिए कि आपने जो बनाया है वह कितना सही है। और उस सेंटेंस का अनुवाद हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आइए मैं कुछ सेंटेंस बता रहा हूं। क्या मैं काम करता हूं? दूसरा, उसके पास कलम है? तीसरा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। चौथा, हम लोग मोबाइल नहीं रखते हैं। पांचवा, वे लोग काम कर चुके हैं। छठा, बर्फ ठंडा होता है। सातवां, राम एक अच्छा लड़का है। वे लोग चाय पी चुके हैं। दोस्तों, यह चाय पीने के लिए वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, हैव ए कप ऑफ टी। मैं चाय पी चुका था, यहां भी चाय पीने के लिए हैव ए कप ऑफ टी का प्रयोग कीजिएगा। वह लंच कर रहा है। दोस्तों, लंच करने का भी होता है हैव लंच। तो यहां वर्ब के रूप में हैव लंच का प्रयोग करिएगा। वह बचपन से बीमार है। 12, राम कमजोर था। दोस्तों, इन वाक्यों को आप अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से बनाइएगा। जब मैं इसका इंग्लिश में अनुवाद करूंगा तो आप उससे मैच कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि आपका बनाया गया बहुत सारा सेंटेंस गलत है और जो मैं बता रहा हूं वह सेंटेंस कुछ अजीब सा है, परंतु वो सारे के सारे वाक्य सही होंगे। उसका भी एक्सप्रेशन मैं बाद में करूंगा। अब हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। आज मैं आप लोगों को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत टू बी, टू हैव, टू डू आता है। दोस्तों, इन तीनों को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं यह समझ लीजिए। चूंकि इस तीनों के अंतर्गत जो वर्ब आते हैं, अर्थात
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जो वर्ब आते हैं उसका प्रयोग एज ए मेन वर्ब या एज ए हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह किया जा सकता है, इसीलिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता होगा, नीड और डेयर का प्रयोग भी एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब होता है, फिर भी इसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? क्यों इसे मार्जिनल मॉडल कहते हैं या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं? तो दोस्तों इसका कारण है, प्राइमरी एग्रीगेटिव वर्ब का प्रयोग हम एज हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस में करते हैं, जबकि नीड और डेयर का प्रयोग हम किसी टेंस में नहीं करते हैं, उसे एज ए मॉडल करते हैं, इसीलिए उसे मार्जिनल मॉडल कहते हैं या सेमी मॉडल कहते हैं। परंतु इन वर्बों का टू बी, टू डू और टू हैव का प्रयोग हम एज ए मेन वर्ब भी करते हैं और टेंस के हिसाब से टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हम करते हैं। ये डिफरेंस है इस दोनों में, इसीलिए बहुत सारे लोग इसे नहीं समझते हैं, तो उनके पास ये जवाब नहीं रहता है कि नीड और डेयर को हम क्यों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा क्यों नीड और डेयर को मार्जिनल मॉडल या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और क्यों टू बी, टू डू और टू हैव को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब आइए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि टू बी का कुछ फॉर्म होते हैं प्रेजेंट में और पास्ट में। जब टू बी का एज ए मेन वर्ब प्रयोग करते हैं तो उसका वही फॉर्म का प्रयोग उस टेंस में होता है टेंस के हिसाब से। जैसे प्रेजेंट सिंपल में टू बी का फॉर्म होता है इज एम आर और पास्ट में होता है वाज वेयर। आइए इसे एग्जाम्पल देकर टेंस में समझाते हैं। टू बी V1 इज एम आर, V2 वाज वेयर, V3 बीन, V4 बीइंग। उसी प्रकार टू डू का फॉर्म V1 डू और डज, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग। अब टू हैव का फॉर्म V1 में हैज या हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग। इस प्रकार इतने फॉर्म होते हैं इन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का। जब इसे मेन वर्ब के प्रयोग करते हैं या हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग अलग अलग केसों में किया जाता है। अब आइए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि वह एक लड़का है किस टेंस में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह किस टेंस में नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये है तो प्रेजेंट में लेकिन किस टेंस में पता नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। बहुत सारे लोग इसे ये बोलते हैं है तो प्रेजेंट सिंपल में, परंतु यह कैसे है प्रेजेंट सिंपल में मुझे पता नहीं। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि जब किसी भी वाक्य में इज एम आर मेन वर्ब रूप में हो या वाज वेयर मेन वर्ब का प्रयोग हो तो उसे टेंस के हिसाब से हम प्रेजेंट सिंपल में रूप होता है इज एम आर टू बी का और वाज वेयर फॉर्म होता है पास्ट में टू बी का। इसीलिए जब वाज वेयर मेन वर्ब रहेगा तो पास्ट सिंपल का टेंस होगा और इज एम आर अगर मेन वर्ब रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। यह निश्चित रूप से प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ इज मेन वर्ब है और मैं बता चुका हूं कि टू बी का V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर। तो यहाँ इज मेन वर्ब है जिसका अर्थ होता है होना। इस प्रकार यह वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक उसी प्रकार ही वॉज ए डॉक्टर, यहाँ वाज का प्रयोग एज ए मेन वर्ब में हुआ है जिसका अर्थ होता है होना, क्योंकि वह डॉक्टर था। तो यहाँ होना मेन वर्ब है जिसका फॉर्म है वाज, जो बी का V2 फॉर्म है। इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो दोस्तों तो टू बी का यही रूप है जिसे हम समझ गए होंगे, इज एम आर वाज वेयर प्रेजेंट और पास्ट में क्रमशः। और अगर वर्ब चेंज होगा तो टू बी का रूप बदलता जाएगा। अगर V4 आएगा तो बीइंग कर देंगे। जैसे वह बहुत दयालु हो रहा है तो ही इज वेरी काइंड, वह बहुत महान बन रहा है ही इज बीइंग वेरी ग्रेट। इस तरह से हम बी का रूप बदलते जाएंगे एज पर टेंस। वह बचपन से तेज है, ही हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरह का वाक्य हम बी को मेन वर्ब के रूप में बनाते हुए करते हैं। अब ये टू डू का, दोस्तों जिस प्रकार टू बी का प्रयोग हम किए हैं उसी तरह टू डू का प्रयोग भी हम हर टेंस में करते हैं एज ए मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब।
आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में हम कहते हैं कि वह काम करता है तो क्या हो जाता है, ही डज वर्क। यहां डज क्या है, एज ए मैन वर्ब है। और दूसरा वाक्य देखिए, वह घर नहीं जाता है तो क्या हो जाता है, ही डज नॉट गो टू हाउस। यहां डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ गो है मैन वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसीलिए डू या डज का प्रयोग हम करके इसे निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जब हमको ये कहना रहेगा कि क्या मैं काम करता हूं, तो क्या हो जाएगा, डू आई डू द वर्क। यहाँ 2 बार डू का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो डू शुरू में प्रयोग हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो सब्जेक्ट आई के बाद प्रयोग किया गया है वो मैन वर्ब है। यही अंतर है, आपको यही समझना है। डू का प्रयोग एज ए मैन वर्ब भी कर सकते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं। अब अगर पास्ट में प्रयोग करना है कि मैंने क्या किया, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड आई डू। आप लोगों को पता होगा, जब टेस्ट पढ़े होंगे या आप मेरा वीडियो टेस्ट से संबंधित देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब प्रेजेंट और पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है और उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना रहता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट रहा तो डू या डज, और पास्ट रहा तो डिड, तो इसलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया। लेकिन जो उसका मेन फॉर्म होगा फिर वो आ जाएगा अपना V1 में, तो वहां डू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड आई डू। उसी तरह हैज या हैव का प्रयोग देखें, मेरे पास कलम है, आई हैव ए पेन। यहां हैव मैन वर्ब है। लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, यहां हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट में हैव का प्रयोग होता है एज हेल्पिंग वर्ब रूप में, और इट हो गया है मैन वर्ब, इसीलिए हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। परंतु कभी कभी क्या होता है, हैव का प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब भी करना पड़ता है और एज ए मैन वर्ब भी करना पड़ता है। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, आइए देखते हैं। वह चाय पी चुका था, इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि चाय पीना का हैव इट कप ऑफ टी भी होता है। हम उसी वर्ब को एज मैन वर्ब बना के दिखाते हैं यहां पर आपको। तो वह चाय पी चुका था, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही, फिर पास्ट परफेक्ट में है तो उसका हैड, चाय पीना होता है हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ हैव मैन वर्ब हो गया। इसका भीतरी क्या होता है, हैड, तो क्या हो जाएगा, ही हैड ए कप ऑफ टी। यहाँ 2 बार हैड लगातार आया है, परंतु इसे गलत मत मानिएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और ये टेंस है पास्ट परफेक्ट का। इसे पहला हेड पास्ट परफेक्ट का हेड, दूसरा हेड वर्ब का V3, जो वर्ब यहाँ हैव था। तो दोस्तों ये था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यानी टू बी, टू डू, टू हैव का प्रयोग, सिंपल प्रयोग। दोस्तों अब इसी का प्रयोग करके हम जो वाक्य शुरू में बताए थे उसका अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों यहां सेंटेंस को गौर से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे एक साथ 2 बार डू का प्रयोग या हैव हैड का प्रयोग होता है। तो आइए अब एक एक करके हम इसको बताते हैं। क्या मैं काम करता हूं, दोस्तों यह प्रेजेंट सिंपल में है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, जैसे क्वेश्चन है, इसीलिए हम शुरू यहां से करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो चूंकि यह हुआ कि प्रेजेंट सिंपल में है, इसीलिए हम शुरू करेंगे डू से। तो क्या हो जाएगा, डू आई डू द वर्क। यहां आई के पहले भी डू है और बाद में भी डू है, इसका मतलब ये वाक्य गलत है, ऐसी बात नहीं है, ये वाक्य सही है। क्यों, क्योंकि जो आई से पहले डू का प्रयोग किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो आई के बाद डू का प्रयोग है वो मैन वर्ब है। क्योंकि यस्तो क्वेश्चन में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, इसीलिए डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ डू का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट, क्या आपके पास एक कलम है। दोस्तों यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां हम 2 तरीके से इसे बना सकते हैं। एक, चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है इसीलिए डू का प्रयोग पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डू यू हैव ए पेन। परंतु इस अर्थ में जब हम हैव का प्रयोग करते हैं तो इस हैव को भी सब्जेक्ट से पहले हम ला सकते हैं, तो इसे भी हो जाएगा हैव यू ए पेन, दोनों ही सही होगा। परंतु दोनों के अर्थ में थोड़ा अंतर है जो हम बाद में बताते हैं। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो इसे हो जाएगा आई हैव नॉट मनी। दोस्तों अब एक सेंटेंस और आगे बताते हैं, फिर कंपेयर करेंगे
कि हैव के इस दो प्रयोग में क्या अंतर है। हम लोग मोबाइल नहीं रखते हैं, यहां भी रखना का इंग्लिश होगा हैव, तो क्या हो जाएगा, वी डोंट हैव मोबाइल्स या एनी मोबाइल। दोस्तों यहां हम नहीं कह सकते हैं आई हैव नॉट एनी मोबाइल, क्यों, दोनों में अर्थ में अंतर है। जब हम हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बिना करते हैं, मेन वर्ब के करते हैं, तो हैव का अर्थ होता है रखना, यानी मैं रखता ही नहीं हूं। और जब हैव का प्रयोग करते हैं और नॉट का प्रयोग हैव के बाद लगाते हैं, या हैव का प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब हम कर देते हैं, यानी इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, इस प्रयोग में इसका अर्थ यह होता है कि मेरे पास अभी नहीं है, यानी मेरे पास घर पे है, मैं आगे रखा हूं, लेकिन वर्तमान समय जिसमें मैं बोलता रहता हूं उस समय मेरे पास नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि आई हैव नॉट ए पेन, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास अभी कलम नहीं है, अर्थात मेरे बैग में है, मेरे झोला में है, या मेरे घर पर है, या कहीं पर है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। जब हम हैव का प्रयोग इस सेंस में करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि बोलते वक्त मेरे पास नहीं है। परंतु जब हम ये कहते हैं आई डोंट हैव ए पेन, इसका मतलब ये होता है कि मैं कलम रखता ही नहीं हूं, यानी मैं कलम रखता ही नहीं हूं, ना मेरे पास अभी है, ना मेरे पास घर में है, ना झोला में है, या कहीं पर पेन रखता ही नहीं हूं। तो दोनों में अंतर है, आई हैव नॉट ए पेन और आई डोंट हैव ए पेन, दोनों में अंतर नहीं है। जब हम आई डोंट हैव ए पेन कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि मैं कलम रखता ही नहीं हूं, है ही नहीं मेरे पास, ना यहाँ है ना घर पर है। परंतु जब हम ये कहते हैं आई हैव नॉट ए पेन, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास कलम है परंतु अभी नहीं है, अर्थात जिसमें बोला जाता है उस समय मेरे पास नहीं है, घर पे होगा, कहीं और रखे होंगे, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। तो दोनों में ये फर्क है, इसे आप समझें। अब आगे, वे लोग काम कर चुके हैं। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें क्या होगा, दे हैव डन द वर्क। क्यों, क्योंकि यहां जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है, और मेन वर्ब करना है जिसका इंग्लिश होता है डू, तो यहाँ डू का हो गया V3 डन। जो आपको बताया था डू हैव ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग एज हेल्पिंग वर्ब भी करते हैं और एज ए मेन वर्ब भी करते हैं, तो यहाँ डू हो गया एज ए मेन वर्ब, इसलिए इसका V3, और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट से लगता है। अब आगे, बर्फ ठंडा होता है। दोस्तों इस वाक्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है और यहाँ वर्ब होना है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब वर्ब होना हो और वाक्य प्रेजेंट सिंपल में हो तो हम बी के बदले प्रयोग करते हैं इज एम आर। तो यहाँ आई से है सब्जेक्ट, उसके लिए इज फिट होता है, इसलिए इज यहाँ पर मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, आई इज कूल। तो ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है, क्योंकि यहाँ पर इज मेन वर्ब है जो बी का ही प्रेजेंट सिंपल रूप होता है। और आगे, राम एक अच्छा लड़का है। दोस्तों यह वाक्य भी उसी तरह प्रेजेंट सिंपल में है, क्योंकि यहाँ भी इज मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, राम इज ए गुड बॉय। वे लोग चाय पी चुके हैं। दोस्तों मैं बता चुका हूं, यहाँ चाय पीने के लिए हैव ए कप ऑफ टी या हैव टी का प्रयोग करना है आपको। तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो ये वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। सब्जेक्ट यहाँ दे है, इसीलिए हैव का प्रयोग होगा, तो क्या हो गया, दे हैव। अब V3 का प्रयोग करना है, आपको पता है या मैं बता चुका हूं आपको कि चाय पीना का इंग्लिश होगा हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ मेन वर्ब हो गया हैव, तो हैव का रूप हम बदलेंगे, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग होता है और हैव का V3 होता है हैड, इसीलिए हैव का क्या होगा, हैड। तो क्या हो जाएगा, दे हैव हैड ए कप ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 9, मैं चाय पी चुका था, पास्ट परफेक्ट में है। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होता है, उसके बाद V3 का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट यहाँ आई है, इसीलिए आई के साथ हो गया हैड हेल्पिंग वर्ब, और V3 मैं बता चुका हूं कि चाय पीना का होता है हैव ए कप ऑफ टी या हैव टी, तो मैं यहाँ हैव का V3 का प्रयोग करूंगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हैव का V3 क्या होता है, हैड। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टी। क्यों, इसलिए क्योंकि एक हैड यहाँ है पास्ट परफेक्ट का हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा हैड यहाँ पर है वर्ब का V3 रूप, हैव का V3 रूप जो प्रयोग हुआ है चाय पीने के लिए, हैव टी। तो हैव का V3 रूप हैड, तो हैड टी, तो क्या हो गया, आई हैड टी। दोस्तों दो बार हैड आने से आप लोग मत कंफ्यूज होइए, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और आई हैड टी बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब आगे, वह लंच कर रहा है। दोस्तों यह वाक्य
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और लंच करना जिसका हिंदी होता है हैव लंच, तो क्या हो जाएगा, ही इज हैविंग लंच। वह बचपन से बीमार है। दोस्तों यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है और वर्ब होना है। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वर्ब होना यानी बी का प्रेजेंट सिंपल ईजेमार, पास्ट में वाज वेयर, उसके बाद टेंस के हिसाब से बिफोर अभी का प्रयोग हम करते हैं। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है, तो ही कर सकता है, तो ही है वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब यहाँ क्या है, होना, तो होना के विशेष है बी, तो बी का भी बीन, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, बीमार था इल, तो ही हैज बीन इल सिंस चाइल्डहुड, बचपन से है तो सिंस चाइल्डहुड। तो सेंटेंस क्या हो गया पूरा, ही हैज बीन इल सिंस चाइल्डहुड। अब क्वेश्चन नंबर 12, वह कमजोर था। दोस्तों यहां वर्ब होना है और पास्ट में है, इसीलिए बी का पास्ट प्रयोग किया गया है। क्या हो जाएगा, तो वाज, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही वाज वीक। तो यह वाज एज ए मैन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों ये था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का विस्तृत व्याख्या। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। इन केस आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।